तो आई बिलीव इन माई सेल्फ, डू यू बिलीव इन योर सेल्फ? इफ यू बिलीव इन योर सेल्फ देन डेफिनेटली यू विल गेट 200 प्लस इन एसएससी जेईई मेंस। तो अंडरस्टैंड द सिचुएशन प्रैक्टिकली। सबसे पहले अगर आप किसी भी न्यूमेरिकल को सॉल्व करने जाते हैं तो बच्चे सीधा सीधा फॉर्मूले की तरफ भागते हैं कि कौन सा फॉर्मूला लगेगा। फॉर्मूले की तरफ मत भागो, पहले सिचुएशन को समझो, समझ करके प्रैक्टिकली एनालाइज करके यदि आप एक फिगर ड्रॉ कर लेते हैं, स्केच ड्रॉ कर लेते हैं, तो आपको इजी रहता है कि कहाँ फोर्सेस लग रहे हैं, किस तरीके से वेलोसिटीज दी हुई है और कौन से फोर्सेस हैं जो आप वहां पर लगा सकते हैं। ठीक है, तो इन जनरल टर्म हम बात करें तो बेसिकली आपको सिचुएशन को प्रैक्टिकली समझनी होगी और उसके बाद में स्केच बनाना होगा प्रॉब्लम का, और प्रॉब्लम के स्केच को बनाने के बाद में आप उस प्रॉब्लम को इजीली सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, if you are not getting success, definitely if you are not getting success, try the things differently. You have to try the things differently. ठीक है, अब तक जो कर रहे हैं उससे हट करके आपको काम करना पड़ेगा, सक्सेस मिल जाएगी आपको। हेलो एवरीवन, वेलकम टू रिंस्टर क्लासेस। एसएससी जेईई मेंस के लिए जो रिंस्टर ने स्पेशल बैच निकाला है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करने के लिए आज यहाँ पर हैं। तो स्टार्ट करते हैं कि इस एसएससी जेईई बैच में आप लोगों को क्या बेनिफिट मिलने वाला है। तो वी विल डिस्कस ड्यूरिंग द प्रेजेंटेशन दैट कि एसएससी जेईई मेंस के अंदर रिंस्टर में क्या कोर्स कंटेंट रहेगा। इसके बाद में हम प्रेजेंटेशन में देखेंगे कि क्या वो टिप्स हैं जिनको आप यूज करके एसएससी के अंदर काफी अच्छा स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, हम लोग डिस्कस करेंगे न्यूमेरिकल, किसी भी न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए क्या बच्चों की अप्रोच रहनी चाहिए। ठीक है, ताकि जो है वो कंफर्टेबली न्यूमेरिकल्स को ज्यादा से ज्यादा जो है सॉल्व कर पाए इजीली। इसके बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे हाउ टू एनरोल। ठीक है, अगर बच्चों को एनरोल करना है इस कोर्स के लिए तो क्या प्रोसीजर रहेगा, इन सब चीजों को हम डिस्कस करेंगे ड्यूरिंग द प्रेजेंटेशन। टाइम मैनेजमेंट के बारे में हम यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, बच्चों को कहते हुए आपने सुना होगा कि एसएससी मेंस के अंदर पूरा पेपर अटेम्प्ट नहीं हो पाया, तो क्या वो तरीके हैं, किस तरीके से लिखना चाहिए। ठीक है, एग्जाम के अंदर, ताकि गिवन ड्यूरेशन के अंदर आपको जो है ज्यादा से ज्यादा मार्क्स आप अटेम्प्ट कर पाए। ठीक है, सैंपल न्यूमेरिकल क्वेश्चन हम देखेंगे ताकि बच्चों को आइडिया लग पाए कि इस कोर्स के दौरान किस तरीके से जो है कंटेंट डिलीवर होगा। ठीक है, क्या क्लैरिटी रहेगी वीडियोस के अंदर, ऑडियो के अंदर, वो आपको सारा यहाँ पर नजर आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कोर्स कंटेंट से। कोर्स कंटेंट में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो कॉन्सेप्ट डिलीवरी है। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट यदि आपके स्ट्रांग है तो आपको ज्यादा चीजें रटने की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, वैसे भी सिविल के अंदर आपको काफी सारा कोड जो है याद रखना होता है। इसके अलावा आपको न्यूमेरिकल के लिए इंपेरिकल फॉर्मूलाज जो है याद रखने होते हैं, लेकिन इंपेरिकल फॉर्मूला और कोड्स को हटा करके बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, लगभग 60 to 70% ऐसी चीजें हैं जिनको आप समझ करके लॉन्ग टाइम के लिए जो है चीजों को यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो हैं हम देखेंगे ड्यूरिंग द कोर्स। एसएससी जेईई मेंस के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन। ठीक है, तो 2008 से लेकर के 2018 तक एसएससी जेईई का क्या पैटर्न रहा है। ठीक है, तो सारे के सारे क्वेश्चन जो हैं हम ड्यूरिंग दिस कोर्स देखने वाले हैं। उससे हमको बेनिफिट मिलेगा, एक तो क्वेश्चन हमको समझ में आएंगे, न्यूमेरिकल्स किस तरीके से अप्रोच करते हैं। ठीक है, किस तरीके से आप न्यूमेरिकल अप्रोच करेंगे। उसके अलावा एसएससी मेंस के अंदर एग्जैक्टली पैटर्न क्या चल रहा है, एसएससी क्या चाह रहा है, पिछले 2-3 साल का ट्रेंड अगर देखें या पिछले 10-12 साल का ट्रेंड देखें तो किस तरीके से वेरिएशंस मिला है, वो चीजें भी आपको समझ में आएगी। इससे हम एग्जैक्टली प्रिडिक्ट कर पाएंगे कि किस तरीके के क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड है, एसएससी अब क्या चाहता है, इसके बारे में हमको आइडिया लगेगा। ठीक है, इसके अलावा हम लोग देखेंगे मेंस के अंदर मार्क्स ऑप्टिमाइजेशन स्ट्रेटजी क्या होगी। ठीक है, तो सबसे पहले जरूरी चीज है कि आपका जो है सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चन सही रहे। 6 में से आपको 5 क्वेश्चंस करने हैं, तो 5 क्वेश्चंस आप ऐसे अटेम्प्ट करें जिनमें आपको मैक्सिमम जो है मार्क्स मिलने की संभावना है। ठीक है, इसके अलावा भी हम डिटेल में प्रेजेंटेशन के दौरान डिस्कस करेंगे कि क्या वो तरीके हैं जिससे मेंस के अंदर मार्क्स को ऑप्टिमाइज किया जा सकता है। हम लोग देखेंगे एएससी मेंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, तो एएससी तो काफी बड़ी चीज है, लेकिन अगर बात करें एसएससी के लिए तो सब कुछ तो नहीं आने वाला। ठीक है,
तो क्या चीज इंपॉर्टेंट है, किस तरीके का लेवल एसएससी का चल रहा है, एएससी का और एसएससी के जो लेवल मैच्ड वाले क्वेश्चंस हैं वो हम इस कोर्स के दौरान देखेंगे। ठीक है, हम लोग देखेंगे 12 डिटेल टेस्ट। ठीक है, तो 12 टेस्ट के अंदर सब्जेक्टिव टेस्ट भी होगा। ठीक है, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट होगा। तो सब्जेक्ट वाइज टेस्ट के अंदर हमने कॉम्बिनेशंस डाले हुए हैं, जैसे फॉर एग्जांपल स्ट्रक्चर, सोम और आरसीसी को हमने एक ग्रुप बना करके एक टेस्ट बनाया हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके के कंबाइंड टेस्ट आपको मिलेंगे। तो टेस्ट देना ही काफी नहीं होता, स्टूडेंट को चाहिए कि टेस्ट के बाद में प्रॉपर एनालिसिस करे। ठीक है, तो प्रॉपर एनालिसिस करने का मतलब ये है कि अगर आपने 2 घंटे का टेस्ट दिया है तो एटलीस्ट 4 घंटे आपको टेस्ट के बाद देने चाहिए। ठीक है, तो उससे क्या होगा, एक तो आपको कहां गलतियां आपने की है ये देखने का मौका मिलेगा और राइट अप्रोच क्या है उसको सीखने का मौका मिलेगा। ठीक है, तो 12 डिटेल टेस्ट है, ये काफी रहेंगे टेस्ट। ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप इस चीज को बहुत अच्छे से यूज करते हैं तो डेफिनेटली एग्जाम के टाइम पर एग्जैक्टली कैसे रिएक्ट करना होता है। ठीक है, क्योंकि 2 घंटे में आपके पास में इतना समय नहीं है कि आप कोई टाइम जो है वो व्यर्थ में गवाए। ठीक है, तो इतना टाइम नहीं है आपके पास में। तो अगर आप प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है, 12 टेस्ट में आपको काफी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी, तो एग्जाम के अंदर आप काफी अच्छे से जो है अटेम्प्ट कर पाएंगे। टिप्स देखेंगे हम इंप्रूवमेंट की, तो कुछ टिप्स यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले ये है, किसी भी चीज को करने के लिए प्रॉपर प्लानिंग की बहुत जरूरत है। ठीक है, अगर प्रॉपर प्लानिंग है तो प्रॉपर प्लानिंग स्टूडेंट्स के लिए क्या होगा कि वो एक शेड्यूल बनाए और शेड्यूल भी ऐसा हो कि जो आपकी लिमिट्स के अंदर अंदर हो। ठीक है, लिमिट्स का मतलब ये है कि जितना आप कर सकते हैं उससे थोड़ा सा प्लस करके जो है आप प्लान बना सकते हैं, ताकि आप फ्री भी ना रहे और बहुत ज्यादा बर्डन आपके ऊपर ना रहे। ठीक है, तो जब भी कोई कोर्स स्टार्ट होता है तो इस तरीके का प्लान जो है हम लोग बनाते हैं। ठीक है, तो ये एक रफ प्लान मैंने यहाँ पर इंडिकेट किया हुआ है। दिस इज नॉट द एग्जैक्ट प्लान की एसएससी मेंस के अंदर हम फॉलो करेंगे, लेकिन सीक्वेंस ऑफ सब्जेक्ट की थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर सब्जेक्ट हमने लिया, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, आरसीसी, सर्वेइंग, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इस तरीके का प्लान आप भी बना सकते हैं। ठीक है, ग्रुप ऑफ सब्जेक्ट्स कंप्लीट होने के बाद में टेस्ट जरूर दे, अपने आप को इवेल्युएट जरूर करें। ठीक है, तो इस तरीके की प्लानिंग करके यदि आप चलेंगे पूरे कोर्स के दौरान तो रिजल्ट डेफिनेटली बहुत अच्छे आएंगे। मार्क्स इंप्रूवमेंट के लिए ये कुछ स्टेप्स हैं जो कि हर बच्चे को फॉलो करनी चाहिए। ठीक है, स्टेप्स क्या है, सबसे पहली चीज, अगर स्पेसिफिकली एसएससी मेंस कोर्स की हम बात करें तो आपको 6 में से 5 क्वेश्चन करने, तो सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चन आपका करेक्ट होना चाहिए। तो ये आप पेपर स्टार्ट करने के बाद नहीं कर सकते, तो आपको पहले ही आइडिया लगाना पड़ेगा कि आप वो कौन से 5 क्वेश्चन है जो कि अटेम्प्ट करना चाहेंगे। ठीक है, तो स्टार्टिंग के 5 मिनट जो है वो आपको पूरे पेपर को स्कैन करने के लिए देना चाहिए और उन क्वेश्चंस को जरूर गोले कर देने चाहिए जिनके बारे में आपको दूर दूर तक कोई आइडिया नहीं है। ठीक है, तो डेफिनेटली उनके अंदर आपको मार्क्स नहीं मिलने वाले, 0 मार्क्स उसके अंदर आपको मिलेगा। तो उस क्वेश्चन में अगर ज्यादा मार्क्स आपको इस तरीके से मिल रहे हैं, जैसे किसी क्वेश्चन में आप 30 मार्क्स का आपको पता नहीं है, किसी क्वेश्चन में आपको 10 मार्क्स का पता नहीं है, तो ऑब्वियसली 30 मार्क्स वाला क्वेश्चन जो है वो आप छोड़ेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप प्लानिंग कर सकते हैं। आपका कंपटीशन आपके बगल वाले से नहीं है, आपके दोस्तों के साथ नहीं है। ठीक है, वो तो एक लिमिटेड एरिया है। आपका कंपटीशन इंडिया लेवल पर जब होगा तो आप बेसिकली प्रिपरेशन के दौरान सेल्फ कंपटीशन रखें, सेल्फ कंपटीशन। तो सेल्फ कंपटीशन मतलब क्या है कि अगर आपके किसी टेस्ट में 120 मार्क्स आए हैं, ठीक है, तो आपका नेक्स्ट टेस्ट में आपका प्लान होना चाहिए कि 130, 135, 140 मार्क्स के अराउंड आप स्कोर करें। ठीक है, और उसमें इंप्रूवमेंट की चांसेस तलाशें। ठीक है, तो ड्यूरिंग द कोर्स काफी सारी ऐसी चीजें हैं जो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये चीजें भी आपको जो है सीखने को मिलेगी। टेस्ट में अपने आप को इवेल्युएट जरूर करें, जैसा मैंने पहले भी कहा था कि आपको जो है 2 घंटे का यदि आपने टेस्ट दिया है तो कम से कम आपको 4 घंटे का इवेल्युएशन उस टेस्ट पर करना चाहिए। जो गलत हो गया उस पर ज्यादा आप एकदम रोना ना शुरू कर दे कि भाई ये तो गलत हो गया मुझसे, वो चीज तो छोड़ो आप। ठीक है, बेसिकली आपको पकड़ के क्या रखना है कि क्यों गलत हुआ, अगली बार अगर ये क्वेश्चन मेरे सामने आता है तो सिमिलर टाइप की सिली मिस्टेक्स मुझसे ना हो, इस तरीके की प्लानिंग आपको करनी पड़ेगी। ठीक है, जैसे अगर सिली मिस्टेक्स सब लोग अलग अलग तरीके की करते हैं। ठीक है, मेरे साथ भी सिली मिस्टेक्स होती थी, मुझे याद है एक सिली मिस्टेक मैं बहुत करता था कि सोइल में एक फॉर्मूला आता है SF/SP। ठीक है, प्लेट लोड टेस्ट के दौरान फुटिंग का सेटलमेंट और प्लेट का सेटलमेंट, इसके रेशो में यहाँ पर स्क्वायर आता है। जनरली में क्या है कि जब ये फॉर्मूला लिखते थे, एग्जाम में अप्लाई किया, वहां पे स्क्वायर लगाना भूल गए। ठीक है, उससे क्या होगा, गलत आंसर मिलेगा। तो अभी आप देख रहे हो कि क्या किया मैंने, अभी मैंने क्या किया,
कि इस फॉर्मूले को लिखते समय ही मैंने यहां पर सबसे पहले ब्रैकेट लगा करके स्क्वायर लगाया, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि जब जब भी ये चीज करेंगे आप, ठीक है, तो इस तरीके की एरर जो है वो आपकी एलिमिनेट हो जाएगी। मिनिमाइज मिस्टेक्स, ठीक है, आपको मिस्टेक्स को मिनिमाइज करना होगा। और मैंने ये देखा है पास्ट रिकॉर्ड से कि बच्चे इजीली 20-30 मार्क्स जो हैं वो इंप्रूव कर सकते हैं पेपर के अंदर। आपके 20 से 30 मार्क्स बढ़ सकते हैं अगर आपने एरर्स को मिनिमाइज कर दिया, ठीक है। ये चीज आपके हाथ में है पूरी। एक्यूरेसी आपको रखनी पड़ेगी। ऐसा ना सोचें कि भाई इस न्यूमेरिकल क्वेश्चन में या इस क्वेश्चन में मैंने काफी अच्छा लिख दिया है, ठीक है, बस लास्ट में जाकर के आंसर नहीं मिला है तो मुझे मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। ऐसा जरूरी नहीं 20 मार्क्स में से आप सोच करके बैठे होंगे कि 18 मार्क्स मिल जाएंगे, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको 18 मार्क्स मिले, ठीक है। हो सकता है आपको 10 या 12 मार्क्स ही रह जाए। तो स्टेप मार्किंग पे इतना ज्यादा भरोसा ना रखें। आपका जो पूरा का पूरा माइंडसेट होना चाहिए वो होना चाहिए कि लास्ट तक मुझे रिजल्ट निकालना है और फुल मार्क्स लेकर के आ रहा है, ठीक है, फुल मार्क्स लेकर के आ रहे हैं। अब बात करें हम स्पीड की, ठीक है। तो एसएससी मेंस एग्जाम में आपको 6 क्वेश्चंस दिए जाएंगे जिसमें से आपको 5 करना है। अब उन 5 क्वेश्चंस में सब पार्ट होते हैं, ठीक है, किसी में 3 किसी में 4 पार्ट आपको मिलते हैं। तो 15 से लेकर के 20 क्वेश्चंस आपको करने पड़ेंगे। 120 मिनट्स का टोटल टाइम आपके पास में है। तो बेसिकली 6 से 8 मिनट का समय मिलता है बस आपको, इससे ज्यादा समय नहीं मिलेगा। तो यही मैंने आपसे बोला है कि जितना भी आपको सोचना है, समझना है, ठीक है, अलग अलग तरीके की प्लानिंग करनी है, वो टेस्ट सीरीज के दौरान ही आप कर लें, ठीक है, ताकि एग्जाम के अंदर आप सीधा सीधा जो है उन छोटे मोटे टाइम को जहां पर आप काफी ठहर जाते हैं, काफी सोचने में टाइम बर्बाद कर देते हैं, इधर उधर देखने में टाइम बर्बाद कर देते हैं, तो वो टाइम जो है वो आपका सेव हो जाए, ठीक है। आगे चलते हैं। देखो इस तरीके की चीजें मैं हमेशा किया करता था, ठीक है। वो क्या चीज है कि आप एक तो आपके दिमाग में होना चाहिए कि एवरेज मार्क्स अभी क्या चल रहे हैं, ठीक है। उसके अलावा आपने एग्जैक्टली कितना स्कोर किया है। और ये जो तीसरा जो यहाँ पर बार आपको नजर आ रहा है, ये इंडिकेट कर रहा है कि आपका पोटेंशियल कितना है, आप कितने मार्क्स अचीव कर सकते हैं, ठीक है। तो पोटेंशियल तो आपका काफी ऊपर है, एवरेज से भी ऊपर है, लेकिन आपके मार्क्स कितने आ रहे हैं, एवरेज के नीचे आ रहे हैं। तो आपका सिर्फ और सिर्फ जो टारगेट है वो मेन टारगेट क्या होगा, आपका टारगेट होगा कि किसी भी तरीके से ये जो डिफरेंस है इस डिफरेंस को आप कम कर दें, ठीक है। जितना कम ये डिफरेंस आप करेंगे तो डेफिनेटली उतने ही अच्छे मार्क्स आपके आएंगे, ठीक है। क्रिकेट सभी लोग देखते होंगे, ठीक है। तो महेंद्र सिंह धोनी को इंटरव्यू के दौरान पूछा गया कि भाई इंडिया इतनी विकेट परिस्थितियों में होता है, जब आप खेलने आते हैं फिर भी आप एकदम कूल किस तरीके से रह पाते हैं, ठीक है। तो एक एग्जाम्पल के तौर पर उन्होंने समझाया कि भाई ऐसा है कि 300 रन इंडिया को स्टार्टिंग में चेज करने थे, ठीक है। शुरू के जो बैट्समैन थे उन्होंने 30 ओवर्स में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं 100 रन उन्होंने बनाए। अभी भी 200 रन बाकी है। कितने ओवर्स बाकी है, 20 ओवर्स बाकी है और 200 रन उसके अंदर बनाना है, ठीक है। अब किसका नंबर आया, महेंद्र सिंह धोनी जी का नंबर आया। अब 20 ओवर्स में 200 रन बनाने, अगर पास्ट रिकॉर्ड देखें तो हालत बहुत खराब है, ठीक है। या तो उसको पास्ट रिकॉर्ड को देखते हुए रोते रहे कि भाई जब पहले ही नहीं हुआ तो अब क्या होगा, ठीक है। या फिर क्या किया जाए, ये यहां पर अगर आप देखें तो सभी लोगों का दिमाग चलता है कि भाई 10 रन जो हैं वो पर ओवर में बनाने हैं, ठीक है। हर एक ओवर में जो है 10 रन बनाने हैं और गेम जो है अभी 20 ओवर्स का बाकी है। सभी लोगों का ध्यान रन रेट पर जब होता है उसी समय महेंद्र सिंह धोनी जी का ध्यान कहां पर होता है कि 20 ओवर का मतलब है 120 बॉल्स, 120 बॉल्स में 200 रन स्कोर करना है। इसका मतलब गैप कितना है, ठीक है, बॉल्स और रन्स के बीच में जो गैप है वो 80 का है। तो उनका सिर्फ एक ही जगह पर ध्यान होता है कि अगर 80 का जो डिफरेंस है उसको हर ओवर में किसी भी तरीके से यदि कम किया जा सके तो वो बेस्ट होगा। 80 से डिफरेंस को 60 लेकर के आओ, 60 से डिफरेंस को 40 लेकर के आओ, 40 से 20, 10, ठीक है। फाइनली फिर हो सकता है कि आपके लास्ट 5 ओवर्स में आपको 50 रन 60 रन आपको बनाने पड़े, ठीक है। तो बेसिकली ये डिफरेंस जितना कम होगा उतने ही सक्सेस के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे, तो बर्डन आता भी नहीं है और आप इजीली जो है मैच जीत जाते हैं, ठीक है। यहां पर अगर देखें तो इसी डिफरेंस की मैं बात कर रहा हूं। ये आपका वो है पोटेंशियल, यानी कि इतने मार्क्स आपके आ सकते हैं, लेकिन आपने इतनी गलतियां कर दी या फिर प्रॉपरली टाइम मैनेज नहीं किया, इस वजह से मार्क्स कम है। तो किसी भी तरीके से यदि आप इन गलतियों को यदि आप छोड़ दें, ठीक है, तो क्या होगा,
आपके पास में जो है मार्क्स इंप्रूवमेंट के चांसेस काफी बढ़ जाएंगे। आगे चलते हैं। ये नेक्स्ट टेस्ट के अंदर आपकी परफॉर्मेंस यहाँ पर मैं मार्क करके चल रहा हूँ कि फर्स्ट टेस्ट, सेकंड टेस्ट, थर्ड टेस्ट, जैसे जैसे चीजें आगे बढ़ती चली जाएगी वैसे वैसे इंप्रूवमेंट्स आपका नजर आएगा। ठीक है, बशर्ते आप रिकॉर्ड रखें, गलतियों का रिकॉर्ड रखें। ठीक है, उन गलतियों से सीखें, नेक्स्ट टेस्ट में कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट वहां पर रखें। ठीक है, हो सकता है 10 मार्क्स का, 5 मार्क्स का, जितना भी इंप्रूवमेंट करना है उतना इंप्रूवमेंट आपने कर दिया, उतना काफी रहेगा। ठीक है, स्टॉप कंप्लेनिंग इन लाइफ एंड डू डेली इंप्रूवमेंट्स। ठीक है, कंप्लेन मत करो कि भाई ये हुआ वो हुआ, ठीक है, ये हो सकता था, अगर ये होता तो मैं ऐसा कर लेता, छोड़ो उन सबको बात। ठीक है, आपको बेसिकली अगर आपकी लाइफ बनानी है तो वो आपके हाथ में है। डेली स्मॉल स्मॉल एफर्ट्स यदि आप लगाते हो तो रिजल्ट जो है वो काफी अच्छा आपको मिल सकता है। ठीक है, आगे चलते हैं। न्यूमेरिकल सॉल्विंग की हमारी क्या अप्रोच रहती है, ठीक है, उसके बारे में डिस्कशन यहां पर कर लेते हैं। तो अंडरस्टैंड द सिचुएशन प्रैक्टिकली। सबसे पहले अगर आप किसी भी न्यूमेरिकल को सॉल्व करने जाते हैं तो बच्चे सीधा सीधा फॉर्मूले की तरफ भागते हैं कि कौन सा फॉर्मूला लगेगा। फॉर्मूले की तरफ मत भागो, पहले सिचुएशन को समझो, समझ करके प्रैक्टिकली एनालाइज करके यदि आप एक फिगर ड्रॉ कर लेते हैं, स्केच ड्रॉ कर लेते हैं, तो आपको इजी रहता है कि कहाँ फोर्सेस लग रहे हैं, किस तरीके से वेलोसिटीज दी हुई है और कौन से फोर्सेस हैं जो आप वहां पर लगा सकते हैं। ठीक है, तो इन जनरल टर्म हम बात करें तो बेसिकली आपको सिचुएशन को प्रैक्टिकली समझनी होगी और उसके बाद में स्केच बनाना होगा प्रॉब्लम का, और प्रॉब्लम के स्केच को बनाने के बाद में आप उस प्रॉब्लम को इजीली सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, if you are not getting success, definitely if you are not getting success, try the things differently. You have to try the things differently. ठीक है, अब तक जो कर रहे हैं उससे हट करके आपको काम करना पड़ेगा, सक्सेस मिल जाएगी आपको। ठीक है, हाउ टू स्टार्ट। ठीक है, अगर इंस्टर में आपको इस कोर्स के लिए एनरोल करना है, ठीक है, तो सबसे पहले गो टू अवर वेबसाइट, ठीक है, www.rinster.com, वहां पर जाकर के आप अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करें। ठीक है, रजिस्ट्रेशन जब आप कंप्लीट कर देते हैं, कोर्स की फी आप पे कर देते हैं, तो आप माई कोर्सेज में जाकर के, ठीक है, अपना कोर्स जो है वो स्टार्ट कर पाएंगे। तो माई कोर्सेज में जाने से पहले यदि आप एक चीज और कर देते हैं, ठीक है, नोटिफिकेशन इनेबल कर देते हैं, तो कुछ भी अगर कोर्स के अंदर अपडेट होगा, कोई भी कमेंट यदि आएगा तो आप उस कमेंट को या उस रिप्लाई को आप देख पाएंगे, आपको नोटिफिकेशन मोबाइल स्क्रीन पर या आपके जो है कंप्यूटर पर मिल जाएगा। तो ये सारा काम करने के बाद में आप स्टार्ट कर सकते हैं कोर्स को। ठीक है, इस कोर्स की जो टोटल वैलिडिटी है वो हमने 100 डेज रखी हुई है। ठीक है, एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 100 डेज के अंदर अंदर एग्जाम कंप्लीट हो जाएगा। हम सारा का सारा कोर्स विद इन द टाइम पीरियड जो है वो डाल देंगे। इसके अलावा अगर बात करें 100+ आवर्स यहाँ पर हमने प्लान किए हुए हैं। ठीक है, जैसा मैंने कोर्स कंटेंट में बताया कि आप इस कोर्स से क्या क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, 100+ आवर्स का कोर्स ही टोटल प्लान किया हुआ है। हो सकता है डेली वीडियोस ना आए, लेकिन वीडियोस जो है टाइम टू टाइम अपलोड होंगे। ठीक है, टोटल जो है विद इन द ड्यूरेशन हम सारे सब्जेक्ट कंप्लीट कर देंगे। कोर्स में रजिस्टर करने के लिए टाइप कीजिए www.rinster.com। तो जैसे ही आप ये एंटर करेंगे आपको ये पेज ओपन होगा। इस पेज में काफ़ी इन्फॉर्मेशन दी हुई है। आप स्टोर पर क्लिक करेंगे, स्टोर पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर काफ़ी सारे कोर्सेज लिस्ट होंगे। अगर आप एसएससी जेईएन मेंस का कोर्स यदि लेना चाहते हैं तो आपको ये वाला कोर्स जो है वो सेलेक्ट करना होगा। एंड आफ्टर सेलेक्टिंग दिस कोर्स ये वाली विंडो ओपन होगी और इस विंडो के अंदर आपको जो है इस कोर्स के बारे में जानकारी दी गई है। हिंदी इंग्लिश में ये कोर्स लिया जाएगा। ठीक है, और इसकी जो वैलिडिटी होगी वो 100 डेज होगा। मैक्सिमम व्यूइंग आवर्स जो होगा वो 120 आवर्स होगा। ठीक है, यहाँ पर और भी कुछ इन्फॉर्मेशन दे रखी है कि कोर्स की फ़ी हम लोग बढ़ाने वाले हैं, 5000 हो जाएगी आफ्टर 10th जनवरी, लेकिन मैंने इसको इंक्रीज़ कर दिया है अप टू 12th इट विल बी वैलिड। ठीक है, तो यहाँ से आप एनरोल कर सकते हैं इस कोर्स के लिए। तो जैसे ही आप ऐड टू कार्ट करते हैं आपको जो है ये पॉपअप विंडो ओपन होगा, यहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं। तो चेकआउट करने से पहले वो जो है एक छोटा सा फॉर्म आपसे फिल करवाएगा। इस फॉर्म को फिल कीजिए, पेमेंट कीजिए। पेमेंट करने के बाद में आप सीधा जो है अपनी नॉर्मल स्क्रीन पर आ जाते हैं। कोर्स में रजिस्टर करने के बाद में आप अपने अकाउंट को लॉगिन कर सकते हैं बाय यूजिंग द क्रेडेंशियल विच वाज यूज्ड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन। तो जैसे ही आप लॉगिन करते हैं आपको यहाँ पर इस तरीके का विंडो ओपन होगा। इसमें आप माई कोर्सेज में जाइए
और माई कोर्सेज में जाने के बाद में जो भी कोर्सेज आपने रजिस्टर किए हुए हैं वो सारे यहाँ पर लिस्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो आपने एसएससी जेईएन मेंस का कोर्स रजिस्टर किया है तो ये यहाँ पर लिस्ट होगा। अब एसएससी जेईएन मेंस कोर्स पर आप क्लिक करेंगे, कंटिन्यू कोर्स में जाइए, यहाँ पर जो भी लेक्चर्स अपलोड होंगे वो यहाँ पर आपको डिस्प्ले होता चला जाएगा। ठीक है, तो ये सारा प्रोसीजर है कोर्स के अंदर रजिस्टर करने का। आगे चलते हैं अबाउट द कट ऑफ। ठीक है, कट ऑफ के बारे में काफी मैसेजेस मेरे पास में आते हैं, लेकिन जब आपके पास में एक प्रॉपर डाटा नहीं होता है, सैम्पलिंग डाटा नहीं होता है, तो आप कट ऑफ प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं। आजकल का ट्रेंड काफी चेंज हो रहा है, जो एक्सपेक्ट करते हैं उससे थोड़ा सा डिफरेंट ही आपको मिलता है। तो मैं ये कहूंगा कि कट ऑफ के चक्कर में ना पड़ो। ठीक है, हो सकता है कि कोई बच्चा बाउंड्री पर बैठा हुआ है, उसको कह दे कि भाई तेरा सिलेक्शन नहीं होगा और उसका सिलेक्शन हो जाए, तो इस दौरान का जो पूरा का पूरा टाइम है उसका वेस्ट हो गया। तो बेटर ये है इंतजार ना करें। मैं आपसे ये कहूंगा अगर आपके 110 के आसपास मार्क्स यदि बन रहे हैं तो डेफिनेटली आप में एबिलिटी है कि आपको एसएससी के थ्रू जॉब मिले। ठीक है, तो टाइम वेस्ट ना करें, बिना टाइम वेस्ट किए हुए अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर दें, चाहे कोर्स ना ले। ठीक है, लेकिन अपनी प्रिपरेशन जो है वो सही मोड में स्टार्ट करना बहुत जरूरी है। कट ऑफ के चक्कर में मत पड़ो। Nobody can actually predict the cutoff precisely, so I'm not talking about the cutoff here. If you are getting 110 plus marks, ठीक है, then immediately start your preparation. We generate fears while we sit, we overcome them by action. ठीक है, अगर बैठे रहोगे, खाली बैठे रहोगे तो डर का माहौल रहेगा आपको कि होगा या नहीं होगा। उससे अच्छा है कि आप अपना काम शुरू कर दें, इसके बारे में ज्यादा ना सोचें। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं जनरल टिप्स फॉर सक्सेस। ठीक है, तो जनरल टिप्स यहाँ पर कुछ हम डिस्कस करेंगे जो कि जनरली मैं बच्चों के साथ में मोटिवेशन लेक्चर्स के दौरान शेयर करता हूँ। पहली चीज है डू नॉट फॉलो द टाइम, लेट द टाइम फॉलो यू। ठीक है, घड़ी के हिसाब से ना चले बल्कि घड़ी को अपने हिसाब से चलाए। इसका क्या मतलब है, जैसे बच्चों की हैबिट बन जाती है। ठीक है, कॉलेज का कुछ माहौल ऐसा होता है, दोस्तों का माहौल ऐसा होता है कि बच्चों की हैबिट बन जाती है कि वो लेट नाइट को जो है प्रिपरेशन करते रहते हैं अपनी 2 बजे 3 बजे। फिर कोई उनको कोई ज्ञानी आदमी मिलता है, वो कहता है कि भाई रात को 2-3 बजे तक मत पढ़ा करो। ठीक है, क्या करना है आपको, आपको जो है टाइम पर सोना है, टाइम पर उठना है, ब्रह्म मुहूर्त में पढ़ाई करोगे, बहुत अच्छी पढ़ाई होगी। ठीक है, तो ये दिमाग किसी स्टूडेंट के घर कर गई। ठीक है, तो उसने क्या किया, अगले दिन अलार्म लगाया रात को 9 बजे का। ठीक है, रात को 9 बजे का अलार्म लगाया और सुबह 4 बजे तक की 9 से 4 आराम से सोएंगे, क्योंकि उसी ज्ञानी आदमी ने क्या बोला था कि 7 घंटे की नींद बहुत जरूरी है किसी भी स्वस्थ इंसान के लिए। ठीक है, तो ये दोनों चीज उसको पता थी। तो उसने क्या किया, उसने 9 बजे का अलार्म लगाया और 4 बजे उठने का उसने डिसाइड किया। लेकिन क्या है, उसकी बॉडी जो है वो उस टाइम के लिए जो थी वो प्रिपेयर नहीं थी। तो क्या हुआ कि रात को 9 बजे सो तो गया वो, लेकिन 9 से 10 बजे तक करवटें बदलते रहे इधर से उधर तक। ठीक है, तो क्या होगा, वो टाइम वेस्ट होगा। उसके बाद में 10 बज गए, 11 बज गए, ठीक है, 12 बज गए। अब उसको टेंशन और बढ़ने लगी कि भाई क्या होगा क्या नहीं होगा, सुबह कैसे उठेंगे। ठीक है, 4 बजे उठना है, 4 घंटे की नींद इतनी सिर्फ काफी नहीं है। तो क्या करता है वो, अलार्म को चेंज कर देता है, फिर नेक्स्ट अलार्म लगाता है वो 8 बजे का। ठीक है, तो बेटर ये है कि आप बॉडी के हिसाब से काम करें। मैं भी आज तक ऐसे ही काम करता हूँ। अगर रात को 9 बजे मुझे नींद आ रही है, ठीक है, मैं इंतजार नहीं करता, सोना है तो सोना है। ठीक है, नेक्स्ट डे पर आप फिर साइकिल कंप्लीट करेंगे, 6-7 घंटे का साइकिल कंप्लीट किया, आप उसी के अकॉर्डिंग ऑटोमेटिकली उठ जाते हैं, किसी अलार्म की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, तो इस तरीके से अपना रूटीन बनाओगे तो काफी जो है आपको हेल्प मिलेगी। आगे चलते हैं, कीप ऑन लर्निंग, वन डे यू विल गेट अ बिग हिट। ठीक है, कीप ऑन लर्निंग, कीप ऑन लर्निंग। सोचो मत कि क्या हुआ, बगल वाला सेलेक्ट हो गया कोई बात नहीं, ठीक है, हो जाने दो। नहीं सेलेक्ट हुआ कोई, ठीक है, उसके चक्कर में भी आपको नहीं पढ़ना है। तो बेसिकली जैसे हम बात करें क्रिकेट से भी लोग देखते हैं, फिर से मैं क्रिकेट का एग्जांपल देता हूँ। उसमें कोई प्लेयर आता है खेलने के लिए, काफी अच्छी उसकी परफॉर्मेंस चल रही है, लेकिन किसी मैच के दौरान फर्स्ट बॉल, ठीक है, उससे हिट नहीं हुआ, उसने बल्ला घुमाया, हिट नहीं हुआ, सेकंड बॉल नहीं हिट हुआ, थर्ड बॉल नहीं हिट हुआ, एंड फोर्थ बॉल बल्ला घुमाया, ये लगा 6। तो क्या हुआ, ठीक है, क्या वो प्लेयर, ठीक है, वो ये समझ करके कि भाई मुझसे जिंदगी में कुछ नहीं होने वाला, हताश होकर के बैठ जाता, ठीक है, तो क्या वो सफलता उसको हासिल होती, नहीं होती। ठीक है, उसी तरीके से आप भी है, आपने अब तक जो एफर्ट्स लगाए हैं उनको वेस्ट ना होने दो। ठीक है, अब तक जो एफर्ट्स लगाए उनको वेस्ट ना होने दो, आप लर्न करते रहें। मैंने पहले ही बताया 100-110 प्लस यदि आपके आसपास आ रहे हैं, 2-4 मार्क्स से बच्चे रुक जाते हैं, रह जाते हैं, ठीक है, तो उनके बारे में मत सोचो कि 2 मार्क्स से रह गए, 4 मार्क्स से रह गए। आपका नेक्स्ट जो है वो एक्शन क्या होना चाहिए, उस पर आपका ज्यादा फोकस होना चाहिए। ठीक है, तो डेफिनेटली उसी 6 का मुझे भी इंतजार रहेगा, ठीक है, आप लोगों के साथ। ऑलवेज फॉलो द राइट पर्सन। काफी सारे बाबा अभी अवेलेबल है,
ठीक है, काफी सारे बाबा अवेलेबल है मार्केट में, ठीक है। तो बेसिकली क्या है, आपको राइट जो गाइडेंस दे पाए उसी को आप फॉलो करें, ठीक है, अपना दिमाग जरूर लगाएं, ठीक है। आगे चलते हैं। पुश योरसेल्फ बिकॉज नो वन एल्स इज गोइंग टू डू इट फॉर यू, ठीक है, सारा का सारा काम आपको खुद ही करना है, इस बात को जान लो आप, ठीक है, कोई और दूसरा करने आने वाला है नहीं, ठीक है। लाइफ में अगर सक्सेस मिलेगी, ठीक है, अगर स्ट्रगल अभी चल रहा है तो वो भी आप ही कर रहे हो, और सक्सेस मिलेगी तो उसका आनंद भी आप ही उठाओगे, ठीक है। आगे चलते हैं। वॉट एवर यू डू यू शुड ऑलवेज टेक द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द आउटकम, ठीक है, जो भी आप काम करें उसका जो आउटकम है वो आप पर डिपेंड करता है कि आपने उसको कितना ईमानदारी के साथ किया है, ठीक है। तो अपने काम में ईमानदारी जरूर रखो। आगे चलते हैं। अगर आपको अभी भी डेमो लेक्चर्स की जरूरत है तो काफी सारा कंटेंट हमारा अवेलेबल है टेलीग्राम पर, ठीक है। उसके अलावा यूट्यूब पर काफी वीडियोस अवेलेबल है, वहां से आप डेमो ले सकते हैं, ठीक है। कहीं पर भी किसी भी प्लेटफॉर्म पर यदि आप हैं तो रिंस्टर नाम से आप सर्च करें, ठीक है। अगर नहीं मिलता है, कुछ और जानकारी आपको चाहिए, इस कॉन्टेक्ट नंबर पर आप बात कर सकते हैं। तो एक सैंपल क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इससे आपको आइडिया लगेगा कि हम किस तरीके से इस कोर्स के अंदर आगे बढ़ेंगे। तो ये एफएम से मैंने बेसिक क्वेश्चन लिया है, ठीक है, डिस्कस करते हैं इसको। टू प्लेट्स ऑफ इनफाइनाइट एक्सटेंट आर प्लेस्ड हॉरिजॉन्टली, तो कीवर्ड आया हॉरिजॉन्टली, ठीक है। टू प्लेट्स ऑफ इनफाइनाइट एक्सटेंट आर प्लेस्ड हॉरिजॉन्टली एट 20 mm डिस्टेंस, 20 mm की डिस्टेंस पर रखा गया है, ठीक है। तो इसका फिगर बना लेते हैं, ठीक है। मैंने आपको बोला न्यूमेरिकल में फिगर्स आर ऑलवेज इंपॉर्टेंट। तो ये दो प्लेट्स हैं जो कि इनफाइनाइट एक्सटेंट की है, ठीक है, फिक्स्ड प्लेट्स हैं, इनफाइनाइट एक्सटेंट की है। यहां पर नेक्स्ट क्या बोला गया है, देखते हैं जरा। A third plate of negligible thickness, a third plate of negligible thickness and area given is moving between the plates at a distance of 8 mm from one of the plate. किसी एक प्लेट से 8 mm की डिस्टेंस पर है और वो मूव कर रही है आगे की तरफ। The gap is filled with water, ठीक है। तो जिस थिकनेस की इसने बात की है उस गैप को फिल किया गया है वाटर से, ठीक है। तो यहां पर देखो आप, यहां पर कोई प्लेट है, दिस इज द प्लेट विच इज मूविंग हॉरिजॉन्टली, ठीक है। इस फिक्स्ड प्लेट से इसकी जो डिस्टेंस है वो 8 mm है, और इस तरफ क्या बताया गया है, इस तरफ आपको वाटर बताया गया है, ठीक है। यहां पर दूसरी साइड में जो डिस्टेंस बची हुई है दैट इज इक्वल टू व्हाट, दिस इज 12 mm, बिकॉज टोटल जो गैप है वो 20 mm का मेंशन है, ठीक है। द टोटल गैप मेंशन इज 20 mm। एक तरफ वाटर है, दूसरी तरफ को फिल किया गया है ऑयल से, ठीक है। द अदर साइड इज फिल्ड विद ऑयल। देन व्हाट इज द पावर रिक्वायर्ड, आपको निकालनी है पावर, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में बेसिकली आपको पावर निकालनी है। अदर थिकनेस, ठीक है, अदर गैप इज फिल्ड विद ऑयल, और यहां पर आपको पावर निकालनी है। तो पावर के कई सारे फॉर्मूले होते हैं, ठीक है। यहां पर लीनियर मोशन हो रहा है, ठीक है। पावर क्या है, कार्य करने की क्षमता को पावर कहते हैं, ठीक है। तो पावर भी डिस्कस कर लेते हैं फटाफट से कि पावर जो होता है वो वर्क पर यूनिट टाइम होता है। वर्क को लिख सकते हैं आप फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम, डी डिवाइडेड बाय टी को यदि आप बोले तो ये वेलोसिटी कहलाती है। तो जब लीनियर मोशन होता है, देखो एक और चीज ध्यान रखना, अगर फोर्स लगेगा तो लीनियर मोशन होगा, और अगर मूवमेंट लगेगा तो रोटेशन होगा, ठीक है। तो यहां पर जो चीज आपको समझनी है वो पावर का एक फॉर्मूला तो ये आ गया, ठीक है। दूसरा फॉर्मूला यदि हम बात करें, अगर यहां पर मूवमेंट लग रहा होता तो यहां पर मूवमेंट की जगह पर आप एम बोलते, ठीक है, या आप बोलते हैं कि यहां पर टॉर्क लग रहा है तो टॉर्क के लिए सिंबल टी यूज करें, ठीक है। टॉर्क जब लगेगा तो क्या चीज आएगी, रोटेशन आएगा, और डिवाइड बाय टाइम किया तो थीटा डिवाइड बाय टाइम को क्या कहते हैं, ओमेगा कहते हैं। तो दिस इज टी इनटू ओमेगा, ओमेगा को लिख सकते हैं दिस इज 2 पाई एन डिवाइडेड बाय 60। तो सिचुएशन के हिसाब से आपको फॉर्मूले यूज करने पड़ेंगे, ठीक है। और भी काफी सारे फॉर्मूले हैं, ठीक है। वर्क क्या है, वर्क इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो एनर्जी में अगर ये काइनेटिक एनर्जी है डिवाइड बाय टाइम कर दे, ठीक है, तो हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी होगी, डिवाइड बाय टाइम हो गया। तो बेसिकली m डिवाइड बाय t इसको फ्लो रेट कहते हैं। तो हाफ ऑफ दिस इज रो मल्टीप्लाइड बाय q मल्टीप्लाइड बाय v स्क्वायर, ये भी एक फॉर्मूला है पावर का, ठीक है, जो कि आप जेट के दौरान आप देखेंगे, टरबाइंस पंप्स के अंदर आप इस फॉर्मूले को देखेंगे। एक और फॉर्मूला देख सकते हैं, अगर वर्क जो हुआ है वो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज को रिप्रेजेंट करता है तो पोटेंशियल एनर्जी डिवाइड बाय टी हो गया। पोटेंशियल एनर्जी को mgh लिख सकते हैं, डिवाइड बाय टी हो गया। मास डिवाइड बाय टी को आप क्या बोल सकते हैं,
ठीक है, फिर से ये मास फ्लो रेट है रो इनटू क्यू मल्टीप्लाइड बाय जी इनटू एच। कैसे आता है, क्यों आता है, रो इनटू क्यू कैसे लिखते हैं, ठीक है, वो सारी चीजें हम डिटेल में कोर्स के दौरान डिस्कस करेंगे। तो ये एक और फॉर्मूला हो गया आपका पावर निकालने का। इन सभी फॉर्मूलों में इतने सारे फॉर्मूले हैं, इनमें फॉर्मूला कौन सा यूज होगा, ये क्यों, क्योंकि लीनियर मोशन हो रहा है, ठीक है। फोर्स की बात हम यहां पर करेंगे, वेलोसिटी की बात यहां पर हो रही है, एफ इंटू वी ये फॉर्मूला आप यूज करने वाले, ठीक है। तो व्हाट इज द पावर रिक्वायर्ड टू मूव द प्लेट एट ए कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकंड। 5 मीटर पर सेकंड से आपको जो है यहां पर प्लेट को मूव करवानी है, ठीक है। तो ध्यान से समझे जरा इस चीज को, ठीक है, इस चीज को ध्यान से समझे कि जो प्लेट आपको दे रखी थी इसको मूव करवाना है, ठीक है, इस प्लेट को मूव करवाना है। और यहां पर जो फ्लूइड है, ये कौन सा फ्लूइड है, ये वाटर है। वाटर कैसा है, रुका हुआ है, ठीक है। और प्लेट मूव जब करेगी तो जो लिक्विड रुका हुआ था वो इस पर अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, इसको रोकने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो बेसिकली यहां पर जो प्लेट के ऊपर फोर्स लगेगा वो इस डायरेक्शन में लगेगा, ठीक है। नीचे ऑयल है, ऑयल भी इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा क्योंकि प्लेट आगे जाना चाहती है, ऑयल रुका हुआ है। तो हमेशा नेचर में भी ऐसा होता है कि जो चीज गतिमान है और जो चीज रुकी हुई है वो क्या करती है, रुकी हुई चीज चलती हुई चीज को रोकने की कोशिश करती है। और चलता हुआ इंसान क्या करता है, आओ भाई तुम भी चलो मेरे साथ में, ठीक है। तो अगर बात करें लिक्विड पर, ये प्लेट फोर्स कहां लगाएगी, आगे की तरफ लगाएगी। प्लेट आगे जा रही है तो क्या बोलेगी लिक्विड से कि भाई चलो तुम भी आगे चलो, ठीक है। तो यहां पर बेसिकली जो फोर्सेस आने वाले, एक तो फोर्स आएगा वाटर लेयर की तरफ से, दूसरा फोर्स आएगा ऑयल लेयर की तरफ से, ठीक है। तो टोटल फोर्स यहां पर कितना होना पड़ेगा, F जो होगा वो F1 प्लस F2 के बराबर फोर्स लगाना पड़ेगा। अब क्यों लगाना पड़ेगा, साफ साफ क्वेश्चन में दे रखा है, क्या चीज दे रखी है, कांस्टेंट वेलोसिटी। दिस वर्ड इज इंपॉर्टेंट, कांस्टेंट वेलोसिटी। कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब क्या समझे आप, कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब है एक्सेलरेशन जीरो है। और एक्सेलरेशन जीरो कब होता है, जब नेट फोर्स जीरो होता है। तो नेट फोर्स इस डायरेक्शन में लिक्विड्स ने इधर लगाया था, तो आपको इतना ही फोर्स लगाना पड़ेगा ताकि नेट फोर्स कितना हो जाए, जीरो हो जाए, नेट जो फोर्स है वो जीरो हो जाए। तो इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा, आगे चलते हैं, ठीक है। एक और इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ जो आपको ध्यान देना चाहिए, वो ये कि क्वेश्चन के अंदर मेंशन था हॉरिजॉन्टली, ठीक है। तो इसी वजह से हमने जो है बात नहीं की किनके, वर्टिकल फोर्सेस की, ग्रेविटी की, बॉयंसी की हमने बात नहीं की, क्योंकि ये जो मोशन हम स्टडी कर रहे हैं ये कौन सी डायरेक्शन में है, ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, ठीक है। और ग्रेविटी किस डायरेक्शन में लगेगा, अगर ग्रेविटी की बात करें तो ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा, बॉयंसी अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर यहाँ पर आपको मिलेगा। तो बेसिकली यहाँ पर अगर बात की जाए सिर्फ हॉरिजॉन्टल मोशन की, तो ये दोनों फोर्सेस जो हैं ये वर्टिकल प्लेन में हो रहे हैं, हॉरिजॉन्टल प्लेन में नहीं है, इसलिए इनको डिस्कस नहीं कर रहे, ठीक है। आगे चलते हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो यहाँ पर है, यानी कि जो इक्वेशन है वो न्यूटोनियन इक्वेशन लगने वाली, टाउ इज इक्वल टू म्यू मल्टीप्लाइड बाय डी डिवाइडेड बाय डी वाई। तो ये इक्वेशन हम यहाँ पर यूज करेंगे। तो जो कंडीशन आपको दे रखी थी फिगर में, यहाँ पर मैंने बताया हुआ है, दिस इज द कंडीशन विच इज गिवन इन द क्वेश्चन, ठीक है। एक तरफ वाटर आपको गिवन है, दूसरी तरफ ऑयल आपको गिवन है, एक प्लेट है जो कि 5 मीटर पर सेकंड से आपको मूव करवानी है, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर जो प्लेट पर जो फोर्सेज आने वाले हैं, एक तो वाटर की तरफ से फोर्स आएगा और एक ऑयल की तरफ से फोर्स आएगा। इतना ही फोर्स आगे की तरफ लगाना पड़ेगा और पावर निकालने के लिए फोर्स को मल्टीप्लाई कर दो किससे, वेलोसिटी से, तो आपको रिजल्ट मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम फोर्स कैलकुलेट कर लेते हैं। तो फोर्स कैलकुलेट करने के लिए शियर स्ट्रेस मल्टीप्लाइड बाय द कांटेक्ट एरिया, जो प्लेट आपको दे रखी है उसका कांटेक्ट एरिया भी क्वेश्चन के अंदर मेंशन है। नीचे से जितना कांटेक्ट एरिया है उतना ही ऊपर से भी है, तो दोनों तरफ एरिया सेम है, लेकिन स्ट्रेसेस अलग अलग होगी। स्ट्रेसेस अलग होने का कारण है कि यहां पर जो आपके पास में विस्कोसिटी दे रखी है और जो गैप है वो डिफरेंट है, ठीक है। तो यहां पर देखिए कि वैल्यूज किस तरीके से पुट होगी। सबसे पहले टाउ की वैल्यू, टाउ विल बी गिवन बाय म्यू मल्टीप्लाइड बाय डी बाय डी वाई। म्यू की वैल्यू वाटर के लिए क्वेश्चन के अंदर दे रखी है 10⁻⁻², दिस इज गिवन इन पोइज। तो यदि आप इसको कन्वर्ट करवाते हैं न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर में, तो यहां पर आपके पास में जो रिजल्ट है वो 10⁻³ आ जाएगा न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो एमकेएस में आपने कन्वर्ट करवा लिया, ठीक है। दिस इज द विस्कोसिटी वैल्यू फॉर द वाटर, ठीक है। नाउ यू विल पुट ड्यू, ठीक है। तो ड्यू का मतलब क्या है, जिन दो प्लेन सरफेसेस के बीच में आप बात करें उनके बीच में वेलोसिटी डिफरेंस कितना है। तो वेलोसिटी का डिफरेंस कितना है, ये तो आपका मूवेबल है नहीं, तो इस जगह की वेलोसिटी 0 है, यहाँ की वेलोसिटी 5 है, डिफरेंस लिया 5 मीटर पर सेकंड में था,
1000 से मल्टीप्लाई किया, ये एमएम में आ गया। एमएम में कन्वर्ट इसलिए करवाया क्योंकि नीचे आपको एमएम में फिगर दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर एमएम में और ये 8 एमएम का गैप हो गया, तो डी वाई यानी कि इन दोनों प्लेट्स के बीच में जो डिफरेंस है, गैप है, वो कितना है, वो 8 एमएम के बराबर गिवन है, ठीक है। तो ये एक तरफ से हो गया। दूसरी तरफ से 10⁻⁻² न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर में विस्कोसिटी रखा, 5 मीटर पर सेकेंड को कन्वर्ट करवाया 5 mm पर सेकेंड में, डिवाइडेड बाय 12 mm का गैप, मल्टीप्लाइड बाय द कॉन्टैक्ट एरिया 2.4 मीटर स्क्वायर। तो आपने वर्किंग की है किसमें, एमकेएस यूनिट में वर्क किया है, तो आपको रिजल्ट मिल जाएगा 11.5 न्यूटन, ठीक है। अब ये जो 11.5 न्यूटन मिला है, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे वेलोसिटी से 5 मीटर पर सेकेंड से, तो आपको रिजल्ट मिल जाएगा वॉट में, ठीक है। तो यहां से पावर आप कैलकुलेट कर पाएंगे, दैट इज इक्वल टू 57.5 वॉट पावर की जरूरत पड़ेगी अगर आप उस प्लेट को मूव करवाना चाहते हैं, ठीक है। बिलीव इन योरसेल्फ देन यू विल बी अनस्टॉपेबल, ठीक है। देखो कभी भी किसी भी स्टूडेंट की सक्सेस में जो हाथ होता है वो सिर्फ दो लोगों का होता है, एक तो टीचर का, दूसरा होता है स्टूडेंट, खुद स्टूडेंट का, ठीक है। 50% ऑफ द काम टीचर करता है, 50% ऑफ द काम स्टूडेंट्स के हाथ में होता है। एक्सप्लेन करने के बाद में भी सारा सब कुछ आप समझे, अच्छे से प्रैक्टिस करें, ज्यादा से ज्यादा टाइम दें, अपने आप को मोटिवेटेड रखें, अपने आप में रखे विश्वास कि हाँ मेरा सिलेक्शन होगा और वो भी बहुत अच्छे मार्क्स से होगा, ठीक है। तो डेफिनेटली आप सेलेक्ट कर पाएंगे, ठीक है। तो आई बिलीव इन माई सेल्फ, डू यू बिलीव इन योर सेल्फ? इफ यू बिलीव इन योर सेल्फ देन डेफिनेटली यू विल गेट 200+ इन एसएससी जेईई मेंस, ठीक है। एसएससी जेईई मेंस के अलावा भी हमारे पास में काफी सारे और भी कोर्सेज फ्लोट किए हुए हैं, गेट, एएससी, एसएससी जेईई के और भी कोर्सेज आपको मिल जाएंगे। 100+ आवर्स ऑफ वेरी यूजफुल कंटेंट, ये हम बात कर रहे हैं मेंस की, ठीक है। बाकी अलग अलग कोर्सेज के लिए नंबर ऑफ आवर्स यहाँ पर अलग है, 600+, ठीक है, 700+ आपको मिल जाएगा। किसी भी कोर्स के दौरान किसी भी वीडियो में यदि आपको कोई डाउट रहता है, ठीक है, कोई आपको लगता है कि कुछ गलत है या कुछ और एडिशनल वहां पर किया जा सकता है, आपके कमेंट आप कर सकते हैं वीडियोस के नीचे, ठीक है। कोई भी एडिशनल चीज जो आप इस कोर्स के दौरान चाहते हैं आप उसको भी कमेंट कीजिए, अगर वो यूजफुल होगा, बेनिफिट करेगा सभी स्टूडेंट्स को, तो हम उसको ऐड कर देंगे। प्लीज लाइक एंड शेयर। तो इस पूरे कोर्स की जो फीस हमने अभी रखी हुई है वो 3999 है, ठीक है। 10th तक हमने इसको रखा था 3999 में, लेकिन अभी मैं 2 दिन का और समय दे रहा हूँ, 12 तारीख तक जो फीस लगेगी वो 3999 होगा, और उसके बाद में ये फीस अपडेट हो जाएगी, दैट विल बी 4999, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।